साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे प्रगतिवाद से संबंधित प्रश्नों को। कल हमने इस शीर्षक से कक्षा को प्रारंभ किया था, प्रगतिवाद के कुछ प्रश्न देखे थे। आज की कक्षा का प्रश्न हम आधुनिक काल आज की कक्षा का प्रारंभ हम आधुनिक काल के 681वें प्रश्न से कर रहे हैं। पूर्व के 680 प्रश्न जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं, जो इस प्रैक्टिस बुक के माध्यम से कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हैं, वह सभी प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट रूप में क्रमबद्ध रूप से आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। कल मैंने आपको प्रगतिवाद से संबंधित थोड़ी सी 2-4 लाइनों में प्रगतिवाद को स्पष्ट किया था और फिर कक्षा को प्रारंभ किया था। अब ऐसे ही प्रश्न बनता है कि प्रगतिवाद के विषय में असत्य कथन कौन सा है, यानी प्रगतिवाद की विशेषता कौन सी नहीं है। पहला देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। तो ये कल के पेपर में आ गया था, पेपर से मतलब कल के प्रैक्टिस सेट में आ गया था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रहता। द्वंद्व तो है ही शोषक और शोषित के मध्य, ठीक। तो पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा, मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है, यह गलत है। बेसिकली आपका ये प्रश्न है, जब आप पढ़ते हो ना ये सारी चीजें, आपका ये जो भारतीय काव्य शास्त्र है, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, ये पढ़ते हो तो उसमें भी इससे संबंधित थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। तो मार्क्सवाद के लिए कृति ही नहीं बल्कि समाज का भी, उसमें उस समय समाज में क्या चल रहा था, समाज की चित्रवृत्तियां कैसी थी, कृतिकार की चित्रवृत्तियां कैसी थी, ये भी उसमें होता है। तो ये बी नंबर का ऑप्शन आपका गलत है। बाकी देख लेते हैं, अब विशेषताएं देख लेते हैं। अब इसका तो पहले ही हमने देख लिया कि बी है, तो सी देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवाद साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये एक अलग पॉइंट है, आप याद रखिएगा। और भी, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन का मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन अगर सही है तो बी अपने आप ही गलत हो जाएगा। कहीं कहीं यहाँ पर शुक्ल का आपको दृष्टिकोण देखने को मिलेगा कि जनता की चित्तवृत्तियां और तत्कालीन परिस्थितियां। जनता कौन है? समाज है। परिस्थितियां क्या है? समाज का ही तो एक भाग है, मतलब समाज के अंदर ही तो है। तो ये मार्क्सवाद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी कि केवल कृति ही विचारणीय है, केवल रचना या किताब ही विचारणीय है, मार्क्सवाद में ऐसा नहीं है। ये मार्क्सवाद की अवधारणा और विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल क्या माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल क्या माना है? सन 1936 गोदान का रचना काल, 36-37 है ना, जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है, तभी से इन्होंने प्रगतिवाद का काल माना है। अब डॉक्टर नगेंद्र के बारे में देख लीजिए। 1915 में अलीगढ़ के अमरौली में इनका जन्म हुआ। प्रगतिवादी काव्यधारा का समय 36 से 43 तक माना है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांघे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन कृत युगवाणी को, सुमित्रा नंदन पंत की युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवाद काव्य माना है। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आधुनिक इतिहास जब हम पढ़ते हैं, जब भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो शुक्ल की पुस्तक की बात करते हैं, लेकिन शुक्ल का देहांत हो गया था और शुक्ल के देहांत के बाद बहुत कुछ अब तक लिखा जा चुका है। तो उसके लिए डॉक्टर बच्चन सिंह की बुक भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आप लोगों के पास, अगर आप उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। काम आध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? शताधिक बार ये प्रश्न पूछा गया है। उर्वशी, आत्मजयी, संशय की एक रात, कनुप्रिया, इन सब में नहीं। संशय की एक रात नरेश मेहता की है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है, आत्मजयी कुंवर नारायण सिंह की है। तो ये जो उर्वशी है दिनकर की, इसमें काम और आध्यात्म की समस्या को उठाया गया है। दिनकर की कृति है ये। और उर्वशी निस्संदेही हम हिंदी बुकशाला चैनल पे ज़रूर पढ़ेंगे, जैसा कि मेरा प्रयास है कि हिंदी का बेहतरीन साहित्य से मैं आपका परिचय करवा पाऊँ। तो उसके लिए हिंदी बुकशाला चैनल है, आप वहाँ देखिएगा।
प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है ही, साथ ही में हिंदी बुकशाला जैसे अन्य भी जो चैनल है जहां आपको किताबें मिलती, सब्सक्राइब करके रखिए। बेहतरीन साहित्य अगर आपको फ्री में उपलब्ध है बिना पुस्तक खरीदे, अगर आप पूरी पुस्तक पढ़ पा रहे हैं, जैसे आरपीएससी के सिलेबस में जो है, नेट के सिलेबस में जो लगे हुए हैं, नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी, ये सब आपको प्लेलिस्ट में बिना एक भी रुपया खर्च करे अगर मिल रहा है तो फिर केवल सब्सक्राइब ही तो करना, और सब्सक्राइब करने के कोई रुपए नहीं लगते, तो उनको आप सुनते रहा करिए। काफ़ी बड़ा सिलेबस आपका केवल सुनने से ही तैयार हो जाएगा। अब जितनी सिलेबस में बुकें हैं सारी परचेज नहीं की जा सकती, तो जो आवश्यक है वो परचेज कर लीजिए, बाकी आप प्लेलिस्ट से सुन लीजिएगा, उपन्यास, नाटक वगैरह। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है? अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। तो यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज का है ये है। और कौन सी कविता से है? नागार्जुन की कविता है, बादल को घिरते देखा है, रचना से ये लिया हुआ है। तो अब देखिए, बादल को घिरते हुए देखा, ये कविता हमने नहीं पढ़ी है, अभी प्लेलिस्ट में नहीं है। आज की तारीख यानी आज है मार्च 2023 में, अभी नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज तक की तारीख में तो ये कविता उपलब्ध नहीं है। लेकिन बादल को घिरते देखा है कविता और भवानी सिंह मिश्र की जो रचनाएं हैं, इनको शीघ्र ही मैं आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दूंगी, आप लोग जुड़े रहिएगा। अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ के सेवन से प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, यह सब नहीं है। जब कविता हम पढ़ेंगे तो स्वयं ही जान जाएंगे कि अपनी ही अंतःशक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ में ही हम भटकते रहते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह? मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में बार बार बताया कि केदारनाथ अग्रवाल का सबसे फेमस ही है। भले ही केदारनाथ अग्रवाल से अन्य रचनाएं भी पूछी जाती हैं, बट सबसे ज़्यादा फेमस ही है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है, टीजीटी में पूछा है, GSSB में पूछा है, यूपी में पूछा है, और साथ ही साथ नेट में भी यह पूछा हुआ है। इसकी व्याख्या नहीं देखेंगे, कल के पेपर में देख ली थी। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, कई बार पूछा हुआ। कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ है उसमें लगातार 2-3 प्रश्न पूछे हैं, देख लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिशील कवि हैं, ये तो सही है। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद और पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, यह भी सही है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया, ये गलत है। और सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों के में पूर्ण सहानुभूति है, ये तो ठीक है ही, क्योंकि हम देखते हैं मजदूर वर्ग के प्रति काफ़ी सहानुभूति है। लेकिन वर्ग संघर्ष तो आवश्यक है प्रगतिवाद में, मार्क्सवाद में, तो हानिकारक नहीं बताया। अब देख लेते हैं स्थापना और तर्क। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सेकंड पेपर में 2020 में पूछा हुआ है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। नहीं, सामाजिक आंदोलन जैसा तो कुछ नहीं था। दूसरा देख लेते हैं, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारा और नए संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था, ये सही है। तो ए गलत, आर सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आप नया टॉपिक प्रारंभ करें, यानी जैसे आपने छायावाद के आप प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हो, तो 10-15 प्रैक्टिस सेट होंगे छायावाद के, उनसे पहले थोड़ा सा छायावाद को समझ लीजिए कि छायावाद है क्या। ये समझने के लिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बुक उपलब्ध है, दोनों चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इम्पोर्टेंट बुक है, हर किसी को के पास उपलब्ध नहीं होगी और ख़रीदना ज़रूरी भी नहीं है उस बुक को। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब उच्च स्तर की तरफ बढ़ते हो तो फिर आपको शुक्ल, बच्चन, रामस्वरूप चतुर्वेदी ये मदद करेंगे। तो सरल इतिहास उपलब्ध प्लेलिस्ट में, वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा तैयारी को कैसे करें, तो सरल से कठिन की ओर बढ़िए, सरल इतिहास से पढ़ लीजिए। जैसे छायावाद, तो छायावाद को सबसे पहले सरल इतिहास बुक में से देख लिया, फिर थोड़ा सा शुक्ल की में से समझ लिया, उसके बाद इसके प्रैक्टिस सेट्स लगाइए तो आसानी रहेगी। इस तरीके के प्रश्न ही अब पूछे जा रहे हैं। सीधा कृति और कृतिकार को कम पूछता है, चाहे नेट हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, क्योंकि पुराने पेपर सब लोग अब करके जाते हैं, रट्टा मार के जाते हैं, तो वहाँ से थोड़े प्रश्न हटकर पूछे जाने की, कुछ नए प्रश्न बनाने की काफ़ी अभी प्रचलन है परीक्षा पद्धति में। तो आप लोग ये देख के जाइएगा। पढ़ लेते हैं। प्रगतिवाद 36 से लेकर 42 ईस्वी तक समाजवादी यथार्थवाद, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, सांप्रदायिकता का विरोध, राष्ट्रीयता आदि भावनाओं, विशेषताओं को लेकर चलने वाला साहित्यिक आंदोलन था। साहित्यिक आंदोलन था, ये मैंने कल ही आपको बताया था।
कि जब उसको भौतिक स्तर पर या समाज के स्तर पर, जिसे समाजवाद और साम्यवाद कहते हो ना, उसे ही आप साहित्य के स्तर पर प्रगतिवादी काव्यधारा के नाम से जानते हो। कल ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, इसीलिए कर दी थी क्योंकि आगामी ये प्रश्न पूछे जाने थे। 1935 ईस्वी में A.M. फास्टर की संस्था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था के आधार पर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने भारत में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। 2 प्रश्न बनते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, किसने की? पहला तो ये, तो 1936 में हुई, सज्जाद जाहिर और मुल्कराज आनंद ने की। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। स्थापना प्रेमचंद ने नहीं की थी, लेकिन जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत कौन सा है? तो नागार्जुन युगधारा, शिवमंगल सिंह सुमन वीणा, त्रिलोचन धरती, केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। तो नाग धारा में बहते हैं और केदारनाथ से गंगा निकलती है, तो ये तो 2 सही हो गए। त्रिलोचन की धरती है ही। अब शिवमंगल सिंह सुमन की वीणा नहीं है, क्योंकि वीणा किसकी है? वीणा सुमित्रा नंदन पंत की 1927 में प्रकाशित रचना है। ठीक है। अब शिवमंगल सिंह की अन्य रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, बिंदे हिमालय, मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा। ये है, वाणी नहीं है, वाणी की व्यथा है इनकी। कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध है, व्यंग्य प्रधानता, कल्पना प्रणवता, श्रम में सौंदर्य। तो कल्पना प्रणवता इसमें नहीं है, व्यंग्य प्रधानता तो है, श्रम में ही सौंदर्य देखा गया है, यह भी है। आप जब गोदान उपन्यास पढ़ें, गोदान का संदर्भ बार बार मैं लूंगी, क्योंकि गोदान एक ऐसी बुक है जो BA से लेकर जब तक आप हिंदी को पढ़ोगे, हिंदी से जुड़े रहोगे, शिक्षक या शिक्षार्थी के रूप में आपके जहन में होनी चाहिए। आपने देखा कि जब वो मालती के साथ मेहता वन में जाता है तो वहाँ एक लड़की मिलती है जो पहाड़ पर चढ़ जाती है, उनकी काफ़ी हेल्प करती है, तो उसे वो सबसे सौंदर्यमयी मूर्ति लगती है। जबकि सांवली सलोनी सी लड़की है, लेकिन उसकी मेहनत के कारण जब पसीने की बूंदें उसके ऊपर, उसके मुख पर छलछला उठती हैं, तब वो उसे सबसे ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो श्रम के सौंदर्य की बात की गई है। यहाँ छायावाद वाली युवती की बात नहीं करी गई है कि सुंदर सी मतलब कपड़े पहनकर अधखुला ज्यों बिजली का फूल, इस तरीके की कल्पना नहीं की गई है। श्रम में ही सौंदर्य को देखा गया है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद के बाद जो हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहते हैं। नई कविता नाम अज्ञे के द्वारा प्रदत्त है। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये किसकी है? ये धूमिल की है। धूमिल द्वारा रचित मोचीराम काव्य की पंक्तियां हैं। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता संग्रह है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। काफी अच्छा लिखा है इन्होंने, ये कह सकते हैं कि गजब लिखा है अगर ढंग से इनकी रचनाओं को पढ़ा जाए तो। और उसी में से इनकी एक मोचीराम काव्य संग्रह, तो वहां पर से ये पंक्तियां ली हुई हैं। कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध और एक ईश्वरवाद। तो इतिहास बोध प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, तो इतिहास बोध तो है, यथार्थवाद भी है। तो ये जो ऑप्शन नंबर A है, पहला है आपका व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद, ये नहीं है। व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, समाज की बात करता है प्रगतिवाद। एकेश्वरवाद ये सब चीजें उसमें नहीं है। कौन सा कवि आधुनिक प्रगतिवादी नहीं रहा? तो ये कहना क्या चाह रहा है ये ही समझ में नहीं आ रहा। बाकी इसका उत्तर नरेंद्र शर्मा आद्यांत होना चाहिए। खैर आद्यांत प्रगतिवादी कवि नहीं है, व्यक्तिवादी कवि हैं। प्रमुख रचनाएं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, नरेंद्र शर्मा के पलाश, वन, मिट्टी और फूल, रक्तचंदन, अग्निशस्य, जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा आद्यांत प्रगतिवादी कवि हैं। वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण आयोग ने इसका उत्तर इनमें से फॉल्स कर दिया। वैसे आद्यांत्र कोई शब्द ही नहीं होता, बाकी समझने वाले तो समझ जाएंगे कि आदि से अंत की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र शर्मा इसमें आएगा ऑप्शन, लेकिन गलत छपा है तो फिर आयोग ने गलत मान लिया। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस पर द्वंदात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, सही है। शोषितों के प्रति सहानुभूति, बिल्कुल सही बात है। धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, बिल्कुल गलत बात है ना। धार्मिक भावनाओं से प्रगतिवाद का कोई लेना देना नहीं है।
और फिर शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो हे प्रभु, तो ऑप्शन सी, एक सेकंड, तो दिखने में ही गड़बड़, एक सेकंड, सही, इसको सेट कर लेते हैं बुक को। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया, ये भी ठीक है। धार्मिक भावनाओं पर विशेष आदर है, ये गलत है इसका। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की थी? नागार्जुन ने की थी भूमिजा नाम से। चलिए देख लेते हैं फिर भी। अच्छा, इसमें दिया हुआ है डिटेल में। भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की। नागार्जुन कृत प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पतराई, आंखें। अब बाकी सबका आगे देखेंगे, बढ़ते हैं। स्थापना को देख लेते हैं। ये आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर वाला पेपर है उसमें पूछा गया है। प्रकृतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी। अब यार ये तो है ही, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के स्थान पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। ए और आर दोनों ही सही हैं। अब प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को। प्रयोगवादी कविताएं किस पर आधारित है? मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण इनमें किया गया है। एक आपके लिए जब वीडियो बनाते बैठते हैं ना, तो या तो देखिए नवरात्रि का समय है, जैसे होली का अवसर है, कुछ ना कुछ तीज त्योहार चलते रहते हैं, तो गांव में क्या होता है, डीजे बजता रहता है चारों तरफ, और जैसे तैसे उससे थोड़ा सा वो बंद हुआ। मैंने सोचा समय मिला है तो कभी मतलब डॉगी भौंकने लगता है, कभी कुछ होने लगता है, एक अच्छा आपको वॉइस क्वालिटी मिले, अच्छा आपको दिखे, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जैसे तैसे समय मिल पाता है उसमें, और कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्तित करे, किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो। तो ऑप्शन ए और बी इसके ज़्यादा सही होंगे। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करता हो और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तो उसकी विशेषता है। आगे देख लेते हैं। नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये तो आप याद कर लीजिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। तो ये अपने आप ही हो जाएगा। भले ही नागार्जुन की सारी याद ना हो, क्योंकि हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा है हमने, ये उतनी फेमस नहीं है। लेकिन फूल नहीं रंग बोलते, ये तो फेमस रचना है किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। तो वीडियो को यहीं समाप्त करूंगी, क्योंकि दूसरा वीडियो आपके उत्तरकांड का लेकर आऊंगी। रामचरितमानस के उत्तरकांड को करवाएंगे। नवरात्रि का समय भी है, भक्ति भी थोड़ी सी हो जाएगी, ईश्वर नाम स्मरण हो जाएगा। नेट के सिलेबस में है, आरपीएससी सेट के सिलेबस में है, आपका जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना है उसके सिलेबस में है, एमए के सिलेबस में है। और बाकी आप लोग जिस जिस राज्य से जिस भी परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं उसका सिलेबस देख लीजिए। तो उसमें अगर उत्तरकांड है तो एक पंथ दो काम हो जाएंगे, तो उसको करेंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन सब के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो अपने मित्रों में मेरे बिना कहे भी इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। और जो विद्यार्थी नियमित वीडियो देखते हुए भी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, कृपया ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा सा प्रोत्साहन मुझे भी मिलता रहे। और मिलती हूँ आपसे पुनः उत्तरकांड के साथ। और इसमें तब तक अगर कोई मन में संशय हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ा सा समय मिलते ही उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।